हेलो दोस्तों। इस नमस्कार। जो टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे इस चैनल को फॉलो करेंगे। इसमें सिर्फ केवल क्वेश्चन आंसर और थ्योरी अलग से बताई जाएगी। सबसे पहले हम जो भी प्रश्न आए हुए हैं उन पे क्वेश्चन पर वर्क करेंगे थ्योरी वाले। फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल के अलग से क्वेश्चन लगाएंगे। जिस भी दोस्त को क्वेश्चन समझ में ना आए उसका फुल डिस्क्रिप्शन जानने के लिए हमें कमेंट्स कर देगा। हम उसका उत्तर समझाकर अच्छे से उसके कमेंट्स बॉक्स में भेज देंगे। आइए अब शुरुआत करते हैं टीजीटी 2021 के क्वेश्चन। सीधा सुपर फास्ट रिवीजन होगा। पहला क्वेश्चन है 1000 वाट शक्ति का एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर 5 किलोग्राम द्रव का तापमान 2 मिनट में 25 सेंटीग्रेड से बढ़ा करके 31 सेंटीग्रेड कर देता है, तो द्रव का ऊष्मा सामर्थ्य क्या होगा? द्रव का ऊष्मा सामर्थ्य क्या हो जाएगा? तो इस पर सूत्र हम लगाएंगे। सबसे पहले ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा का भी यहाँ पर सूत्र लगाया जा सकता है, जैसे Q बराबर M इंटू एस इंटू डेल्टा टी। इससे आप एस की वैल्यू निकाल लीजिए, स्पेसिफिक हीट बराबर। तो एस बराबर आ जाएगा क्या? Q अपान M इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है P इंटू टी। ठीक, तो हम Q बराबर P इंटू टी है तो सूत्र में रख देंगे S बराबर P इंटू टी अपान M इंटू डेल्टा टी। अब सबकी वैल्यू रखें के हल होगा। सबकी वैल्यू रखने पर हल होगा 1000 गुणे 120/5 गुणे 6। जब हल कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 4 गुणे 10 की घाते 3। कितना आ जाएगा? 4 गुणे 10 की घाते 3। इसी प्रकार दूसरा सवाल, यदि ग्लास का अपर्तनांक 1.5 है तो ग्लास में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो यहाँ पर सीधा इसका आंसर लगाया जाएगा। प्रकाश की चाल सूत्र V बराबर क्या होता है? V बराबर C अपान N। अब यहाँ पर प्रकाश का वेग की वैल्यू रखी जाएगी। प्रकाश का वैल्यू रखेंगे इज इक्वल टू, प्रकाश की वैल्यू 3 गुणे 10 की घाते 8 अपान 1.5। पॉइंट उड़ा देंगे तो ऊपर 0 पहुँच जाएगा। 15 गुणे 30, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा 2.0 गुणे 10 की घाते 8। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? यदि यम द्रव्यमान का कण आयाम तथा आवर्तकाल टी से सरल आवर्तकाल दोलन कर रहा है तो मध्य बिंदु पार करने में समय काल T/8 बाद उसकी स्थित ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। सलूशन अगर लगाना हो तो सबसे पहले इसमें सूत्र लेंगे। x बराबर है साइन 2πt/t और एट टाइम t/8 पर दिया गया है, तो x बराबर एस साइन 2π/t इंटू t/8 से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इसका x बराबर ए अपान √2 आंसर आएगा। फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी रख करके सॉल्व करेंगे। इसका जिसको डिस्क्रिप्शन चाहिएगा कमेंट्स करेगा, उसको सलूशन भेज देंगे। आइए, यहाँ पर सुपर फास्ट क्लास रिवीजन चल रही है, तो ये तीसरे का आंसर हो जाएगा 1। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कि कहता है कि 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध के गैल्वेनोमीटर की अधिकतम धारा 2 एम्पीयर नापने की क्षमता, उसे 10 एम्पीयर नापने योग्य एमीटर बनाने के लिए कितना प्रतिरोध समांतर लगाना होगा? तो इसका सीधा सा सूत्र है। इसका सूत्र क्या लगेगा? इसका सूत्र है आर एस बराबर आई जी पॉइंट आर जी अपान आई माइनस का आई जी। इसके तो इसका सीधा सवाल लगाएंगे। 2 गुणे 5 अपान 10 माइनस का 2
बराबर कितना हो जाएगा 10/8। काट पीट कर लेंगे, 2 पंचे 10, 2 4 को 8, तो 4 का भाग देने पर इसका आंसर आएगा कितना 1.25 ओम। अगला सवाल, सौर विकिरण की फ्राउनहोफर रेखाओं की सहायता का तत्व का पता किसने लगाया था? तो आपको मालूम होगा कि फ्राउनहोफर रेखाएं सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में देखी जाती हैं। ये फ्राउनहोफर रेखाएं कहाँ पर देखी जाती हैं? सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में देखी जाती हैं। हीलियम की खोज सबसे पहले सूर्य के स्पेक्ट्रम में फ्राउनहोफर रेखाओं के माध्यम से हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5वें का आंसर हो जाएगा हीलियम। सहसंयोजी यौगिक साधारणतः क्यों कम गलनांक एवं क्वथनांक के होते हैं? तो आपको मालूम होगा कि सहसंयोजी यौगिक अणुओं के बीच वंडरवाल बल बहुत कमजोर होता है। उन्हें तोड़ने के लिए कम ऊर्जा चाहिए, अतः गलनांक एवं क्वथनांक इनके कम होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, कमजोर वंडरवाल्स बल। इसके बाद है प्लांक के अनुसार ताप के पदार्थ के साथ तापीय साम्य में विकिरण का ऊर्जा घनत्व इस प्रकार दिया जाता है कि वी बराबर 8πh c क्यूब वी की पावर एन की पावर एच वी के टी -1, जहाँ एक पूर्णांक है। एक बताया था कि यहाँ सी की पावर 3, तो एन का भी आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको लगा दीजिएगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8वां। तेजी से चलते हैं, क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। हम न्यूमेरिकल की अलग से वीडियो बनाएंगे, यहाँ पर सिर्फ थ्योरी अब करेंगे। निम्नलिखित में से एक के लिए अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किसमें नहीं किया जा सकता है? सेविंग ग्लास, सर्च लाइट में परावर्तक, कान के आंतरिक भागों की परीक्षा, कारों में रियर दृश्य दर्पण में। तो जो हमारा अवतल दर्पण का उपयोग होता है वो सेविंग ग्लास में तो होता है, सर्च ग्लास में भी परावर्तक के रूप में होता है। कान के आंतरिक भागों की परीक्षा लेकिन कारों के रियर व्यू में नहीं किया जाता है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? नंबर डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो कि एक कक्षक में वास करती है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इज इन एन ऑर्बिटल। तो आपको मालूम है कि एक ऑर्बिटल में केवल अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। पारे का तापमान 0 से 100 तक अंतराल तक ले जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? तो 0 इस सवाल को देखिए 10वां वाले में, तो 0 से इस पहले 100 तक ले जाएंगे और बीच में 0 रहेगा। फिर इसके बाद इसका कहता है 10 से 80 है, तो 10 से 80 हो जाएगा और बीच वाला कितना रहेगा? 45 रहेगा। तो आपको मालूम है इसको लगाते कैसे हैं? तो इसको लगाते हैं, बीच में कौन सा है? ये बीच वाला C सेंटीग्रेड है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना? C सेंटीग्रेड है। तो इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या रहा? तो अब हम इसका सूत्र लिखेंगे, C माइनस का 0 बटे 100 माइनस का 0 बराबर 45 माइनस का 10 अपान 80 माइनस का 10। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कितना आ जाएगा? 50 सेंटीग्रेड आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आएगा 50। इसको याद रखा जाए, ठीक है। सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल टीजीटी में बहुत आते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज इक्वल टू द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन। तो फर्स्ट लॉ आपको, इसको अधिकतर लोग भूल जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो कंजर्वेशन जो फर्स्ट लॉ ऊष्मा से संबंधित होती है, तो ऊष्मा किस में कन्वर्ट हो जाती है? तो हीट जो है हमेशा एनर्जी में कन्वर्ट होती है, हीट और एनर्जी का रिलेशन होता है। तो इस प्रकार ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होगा वो ऊर्जा संरक्षण के तुल्य होगा। तो इसको याद रखा जाए, ऊर्जा संरक्षण के तुल्य होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। अब इस प्रश्न पर दिया कि द्रव्य के परमाणु सिद्धांत की अवधारणाएं दी गई हैं। इस प्रश्न में उन्होंने जॉन डाल्टन साहब का जो अब दिए थे, उन्होंने अपने जो पास्चुलेट दिए थे उसके बारे में पूछा है। तो इसमें ये पूछा कौन सा उन्होंने नहीं बताया है। तो डाल्टन साहब ने इसमें कौन सा नहीं बताया था? तो याद रखिएगा, परमाणु यद्यपि रासायनिक रूप से एक जैसे होने के बावजूद उनके भारों में मामूली अंतर हो सकता। तो ये बात जो है ये बात जो है
डाल्टन साहब ने नहीं बताई थी। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है परमाणु यद्यपि रासायनिक रूप से एक जैसे होने के बावजूद उनके भारों में मामूली अंतर हो सकता है, तो ये बात जो डाल्टन साहब ने नहीं बताई थी। तो यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा वो ये हो जाएगा। समान तापक्रम में कैल्शियम कार्बाइड है, जब भी हम जल की क्रिया कराने पर हमको कौन सी गैस प्राप्त हो जाती है, तो एसिटिलीन C2H2 गैस प्राप्त हो जाती है। F और -3F परस्पर लंबवत दूरी D पर क्रिया कर रहे हैं, तो निम्नलिखित में से किसके तुल्य होंगे। तो इसका सीधा आंसर याद रखा जाए तो यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि केवल नेट रैखिक बल, केवल नेट रैखिक बल, तो केवल वाले 3 ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेट रैखिक बल 2E- का 2F होगा और नेट FD आघूर्ण वाला बल हो जाएगा। ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, किस ट्राईहाइड्रेटों में सबसे ज़्यादा ऊष्मीय स्थायित्व होता है। तो यहाँ पर ट्राईहाइड्रेट में सबसे पहले क्या ध्यान दिया जाएगा, PH3। तो ट्राईहाइड्रेट में जैसा कि आपको मालूम होगा आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में जब हम नीचे की ओर बढ़ेंगे तो आकार बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे छोटा आकार किसका होगा, N का होगा। इसका ट्रिक से याद करिए, जैसे जिसका आकार बड़ा है और जो छोटा है, तो जैसे आकार बड़ा है तो मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए किसी का बड़ा घर है, तो बड़ा घर में मान लीजिए चोर आ गया, तो चोर बड़े घर में मान लो मैदान जैसे है, तो चोर को पकड़ने के लिए ज़्यादा ताकत की आवश्यकता होगी। लेकिन वहीं पर छोटा घर है, यानी छोटा आकार है, जैसे नाइट्रोजन का है, तो वहाँ पर चोर आ गया और आसानी से पकड़ लेंगे। तो ये एक उदाहरण था, लेकिन हम इस तरह समझेंगे कि नाइट्रोजन का स्थायित्व साइज सबसे छोटा होगा और उसका स्टेबिलिटी यानी उसकी शक्ति पावर जो है ज़्यादा होगी। अतः यहाँ पर NH3 सबसे अधिक स्थिर होता है। इसमें नाइट्रोजन के उच्च इलेक्ट्रॉनों की नेगेटिविटी के कारण NH बंद होता है और इसमें लोन पेयर होते हैं, जिसमें इनका स्थायित्व बढ़ जाता है। तो साइज के तो इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट वो याद रखेगा, जिसका साइज छोटा होगा उसका स्थायित्व स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सबसे साइज जो है किसका छोटा हो जाएगा, NH3 का। फिर ऐसा क्वेश्चन नंबर 16 में कैसा तत्व है जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी में 3rd A समूह 18 समूह आधुनिक आवर्त समूह 13 के सदस्य के रूप में स्थान मिला हुआ है। तो इस क्वेश्चन को याद रखा जाए तो मालूम ही है कि समूह 13 के क्या होता है, बैगन आलू गाजर इन थैला। तो पहले समूह याद करेंगे, बैगन आलू गाजर इन थैला। बी का बोरान का 5 होता है, एल्युमिनियम का 3 होता है। तो बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। तो 5 होता है, ये ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप 13 है। ठीक है ना, तो 5 हो जाएगा। एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। गैलेनियम का कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और इसके बाद इसका 49 हो जाएगा। और थैला का इन थैला, ठीक है। तो थैला का क्या हो जाएगा 81। इससे हमें मतलब नहीं, लेकिन ग्रुप 3 में क्वेश्चन पूछा कि मंडलीव के आवर्त सारणी में 3rd A का समूह 13 का सदस्य कौन हो जाएगा। तो बैगन आलू गाजर इन थैला, तो इसमें कौन सा मिल रहा है, तो इसमें एल्युमिनियम मिल रहा है। अतः कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो इसका एल्युमिनियम हो जाएगा। अब ये पूछता है तो ट्राईहाइड्राइड का सब समझ में आ गया जी। तो जो NH3 का होगा, N ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, ये जो है साइज जो है कम होगा। तो ये कौन सा था, किस उसमें था, तो ग्रुप नंबर 15 का था। ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन से हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। इस तरह हम याद रखते हैं। तो इसका जो है स्थायित्व N का आकार सबसे कम है, अतः इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और दूसरा हमने समझ ही लिया कि 18 समूह में एल्युमिनियम वाला आ जाएगा। तीसरा में यौगिक में किसका आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों होगा, तो इसका हमेशा याद रखेगा। NH4Cl में जो है ये जो है आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों बनाता है, क्योंकि इसमें N और H के बीच में सहसंयोजक बंध होता है और यहाँ NH4 पॉजिटिव और Cl निगेटिव के बीच आयनिक बंध होता है। इसलिए इसमें दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, जैसा कि पिछला एक सवाल हमने लगाया था। सवाल क्या लगाया था, हमने माना था तो इसका 5 डिग्री दिया था, इसका 59 डिग्री हो जाएगा, इसका 95 डिग्री हो जाएगा। दूसरा क्या दिया गया है, 0 सेंटीग्रेड और इसका 100 दिया गया है। अब इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा,
हो जाएगा इसका हो जाएगा 59 माइनस का 5 अपान 95 माइनस का 5 इज इक्वल टू C माइनस का 0/100 माइनस का 0। ये हो गया। तो इसके बाद C बराबर कितना हो जाएगा C बराबर कितना हो जाएगा C बराबर ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो याद रखिएगा इसका आंसर कितना आ जाएगा C। अब दूसरा 9वां क्वेश्चन है, परमाणु का आकार बढ़ता है तो आधात का गुण क्या होगा। तो याद रखिएगा कि एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज होने पर क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो हमेशा मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसको हम किस प्रकार समझेंगे कि जो है एटॉमिक साइज इंक्रीज, साइज बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, रेसिप्रोकल 1/2 मेटालिक कैरेक्टर, यानी साइज बड़ा होगा, साइज जो है इंक्रीज होगा तो मेटालिक गुण क्या होगा, कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एटॉमिक साइज इंक्रीज तो धातु का गुण क्या हो जाएगा, डिक्रीज यानी घटेगा। ठीक, नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20। ये थोड़ा सा क्वेश्चन सोल्यूशन वाला क्वेश्चन है। इसमें जड़त्व गुण वाला सूत्र लगेगा, Ix बराबर Ix प्लस Iy लग जाएगा। स्क्वायर एक्स जेड एक्सेस से हम सवाल हल किया जा सकता है। तो इसमें Iz बराबर 2 × 0 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 4 10। तो इसका आंसर आएगा 10। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हल करेंगे। इसके बाद बैटरी वाला आ जाएगा, निम्नलिखित बैटरी भी का विद्युत वाहक बल 2 है, आंतरिक प्रतिरोध 0.2 है, धारक वाई अधिकतम के लिए मान क्या हो जाएगा। तो आंतरिक प्रतिरोध की बात करता है तो एक चीज़ याद रखना, जब भी इंटरनल प्रतिरोध की बात की जाएगी, इंटरनल प्रतिरोध की बात की जाएगी, इंटरनल प्रतिरोध, इंटरनल रजिस्टेंस की बात होगी तो वहाँ पर कुछ यहाँ पर ट्रिक से थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। कौन तो सूत्र इसमें E बराबर R प्लस R हो जाएगा। धारा का I मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए R का मान 0 होना चाहिए, क्योंकि जो ओम का नियम होता है V अनुपाती I, क्योंकि धारा का प्रतिरोध के अनुपाती होती है। शून्य प्रतिरोध का मतलब होता है कि धारा में कोई भी रुकावट नहीं होगी, अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक रेडियो तत्व धारुत्व के अर्धायु 10 सेकेंड है। इस तत्व के नाभिक न्यूक्लियस का क्षय जो है 10 सेकेंड के पहले होगा। 10 इसको पहले से बता पाना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2.3, सोडियम उपस्थित ग्राम परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो ग्राम परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसका सीधा सा सूत्र है, इसका सूत्र क्या लगा देंगे कि W/m लगा देंगे, अर्थात कितना निकल के चला आएगा। ऊपर वाला 2.3 है, नीचे वाला 23 है, तो 23 से 23 कट करके 0.1 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.1। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, समीकरण या बराबर माइनस के एक कारण कण सरल आवर्त गति से चल रहा है तो किसका मान ऋणात्मक होगा। तो इसका आंसर C नंबर हो जाएगा, R × d2R/d2 हो जाएगा। ठंड के मौसम में 1 लीटर संग्रहित बैटरी युक्त स्वचालित वाहन में कभी कभी आरंभिक व्यवधान हो जाता है। इस दशा में निर्बल निर्गमित शक्ति का कारण क्या हो सकता है। तो मालूम है कि ठंडे के मौसम में आयनों की गतिशीलता का सार्थक रूप से कम हो जाना, ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि X और Y रेडियो समस्थानिक है। 83 VI 212 के अल्फा और बीटा कण उत्साही उत्पाद X और Y दोनों क्षयित हो जाते हैं तो उत्पाद क्या हो जाएंगे। तो जैसा कि मालूम है कि अल्फा कण निकालता है 2 की कमी होती है और बीटा कण में क्या होता है, प्लस अल्फा कण बीटा प्लस 1 ऐड हो जाता है। तो अल्फा कण जो कि न्यूक्लियाई होता है इसे हम अल्फा बोलते हैं। इसका मतलब होता है क्या, 2He4, इसे 2He4 बोलते हैं। तो यहाँ पर जब 1 2 की अल्फा करेंगे तो 83 में 2 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 81, और 4 की कमी हो जाएगी तो ये हो जाएगा 81 208। फिर क्या कहते हैं, एक बीटा कण बढ़ जाएगा तो 82 हो जाएगा। तो 82 जौन सा क्वेश्चन होगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 82 PB हो जाएगा। ऊष्माधारिता वाला इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ऊष्माधारिता 5 कैलोरी
मीटर 25 किलोग्राम को 10 ग्राम जल भरा हुआ है। यदि 0 सेंटीग्रेड वाली 10 ग्राम बर्फ़ का टुकड़ा उसमें डाल दिया जाए तो अंतिम तापमान क्या होगा? बर्फ़ की गुरुत्व ऊष्मा 80 होगी, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सीधा आंसर कितना आ जाएगा? इसका पूरा निकालने पर जल कैलोरीमीटर के कुल 375 कैलोरी दे रहा है। ठीक है, जब इसको हम हल करेंगे तो हल करने पर इसमें जल और कैलोरीमीटर के कुल 375 कैलोरी दे सकते हैं, जबकि बर्फ़ को पिघलाने के लिए 800 कैलोरी की होनी चाहिए। इसलिए सभी पानी को बर्फ़ को पिघलाने में लग जाएगा और तापमान 0 सेंटीग्रेड रहेगा, तो इसको 0 आंसर रख लिया जाए। नीचे वाले का क्या हो जाएगा? नीचे वाले का क्वेश्चन में एक कण 30 सेंटीमीटर अर्धव्यास के वृत्त में गतिमान है, इसकी रेखीय चाल v बराबर 3t है तो t सेकेंड में तथा v मीटर सेकेंड, t बराबर 5 पर इसका अर्धव्यासी व्यास कितना हो जाएगा? तो इसको सलूशन कैसे करेंगे? a बराबर लगाएंगे v² बटे r तो b बराबर 3t है, ठीक है ना, 3t बराबर तो v बराबर 3t रख देंगे, तो v का मान 3t रखने पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा r बराबर निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगा ये 15 गुणे 15 बटे ये कितना उसका मान दिया गया है। r का मान हमको निकालना क्या था? अर्धव्यासी त्वरण निकालना था, तो a बराबर सीधा a बराबर निकाल लेते हैं तो हमारा r का मान कितना आ जाएगा? आ जाएगा 0.30 आ जाएगा, मालूम है ना। a बराबर स्क्वायर अपन r से लग जाएगा, b बराबर 3t दिया गया है तो t का मान 5 हो जाएगा, तो b बराबर 15 मीटर सेकेंड हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर 15 गुणे 15 कर देंगे, r का मान 30 हो जाएगा। तो इसको हल करने पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा? आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 750 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन नंबर 29। तो इसमें किसने अभिकृत परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन समय कौन है? तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आयन क्वांटाइज की बात किसने की थी? तो इस बात को याद रखा जाए तो केंद्रीय परमाणु के समूह के नीचे जाने पर यह न्यूक्लियाइड बताया कि परमाणु का इलेक्ट्रॉन समय क्वांटित होता है, यानी कुछ निश्चित मानों में भी हो सकता है, ना कि किसी भी मान में। ये ऐसा किसने बताया था? तो बोहर साहब ने बताया था, तो इसको याद रखा जाए। बोहर साहब ने नील वाला बात बताई थी। ये एक पीछे क्वेश्चन था 19, उसमें था कि जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता है इलेक्ट्रॉनों के पकड़ने की क्षमता भी घटती है, अतः आधात के गुण क्या होते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक, अगला जाइए 30वां, बंधन कोण के घटते क्रम में लिखिए। तो इसमें भी सीधा वही ग्रुप लगेगा कि ग्रुप नंबर यहाँ पर सभी FCl BRI है। नहीं, ये 31 का है, ये 30 वाला ध्यान दीजिए। 30 वाले पर क्या कहता है? बंधन कोण को घटते क्रम में लिखिए। तो केंद्र ओ से टेम्पो किस ग्रुप का है? ओ से टेम्पो OSSETEPO ओ से टेम्पो। केंद्रीय परमाणु के समूह के नीचे जाने पर इनका साइज बढ़ता है, जबकि बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने पर बॉन्ड एंगल भी कम होता है, तो अतः इसका क्रम क्या हो जाएगा? तो बंधन कोण भी कम हो जाएगा। ठीक है, ओ से टेम्पू, तो ओ का जो है सबसे ज़्यादा होगा, फिर क्या है एस वाले का ज़्यादा होगा, फिर SE का ज़्यादा होगा, फिर सबसे कम किसका हो जाएगा? तो TE का सबसे कम हो जाएगा। अतः क्वेश्चन नंबर इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका B सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल है, सिल्वर हाइलाइडों में न्यूनतम जलीय घुलनशीलता वाला यौगिक कौन सा है? तो न्यूनतम जलीयशीलता वाला यौगिक कौन सा हो जाएगा? तो इसमें भी बॉन्ड एंगल का घटना क्रम पहले पता कर लेंगे। तो इसका BF3 ये क्वेश्चन 31। हाइड्रोजन में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक आकार बढ़ता है और जलायोजन ऊर्जा घटती है। इस चीज़ को याद रखा जाए। हाइड्रोजन में क्या होता है कि ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक आकार बढ़ता है और जलायोजन ऊर्जा घटती है, घुलनशीलता कम हो जाती है। तो FCl BRI तो सबसे कम किसकी हो जाएगी? AgI की हो जाएगी, क्योंकि F की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो हाँ, जलीय घुलनशीलता वाला बोला है, सबसे जलीय घुलनशीलता किसकी कम होगी? तो ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है तो जलायोजन ऊर्जा भी कम होती जाएगी, तो FCl BRI हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर AgI हो जाएगा।
सभी 4 धातुओं के निर्जलीय द्रव अमोनिया में तनु विलयन होते हैं। द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ऑल द एल्कली मेटल्स इन हाइड्राइड्स लिक्विड अमोनिया इज ए। तो ये कैसे कहलाते हैं? तो याद रखना, जो भी क्षार धातुओं का निर्जलीय द्रव अमोनिया से क्रिया कराने पर ये सब लोग पैरामैग्नेटिज्म को प्रदर्शित करेंगे। किसको प्रदर्शित करेंगे? पैरामैग्नेटिज्म को प्रदर्शित करेंगे। रेडियो धर्मत्व आधायु का समीकरण क्या होता है? इसका हाफ लाइफ क्या बराबर हो जाएगा? इसका हाफ लाइफ याद रखिए, टी हाफ बराबर 0.6931/2 लैम्डा हो जाएगा। ये होगा नहीं। एक प्रोटॉन एक अल्फा कण में विशेष आवेश में अनुपात कितना होता है? तो कितना रेशियो होता है? तो अल्फा पॉजिटिव और अल्फा कण में कितना हो जाएगा? 2 इसका कितना हो जाएगा? 2 अल्फा कण में, ठीक है। तो अल्फा कण और रेशियो एक प्रोटॉन और एक कण रेशियो 2 होता है। इसका सीधा आंसर रट लेंगे। तो यही 2:4, 2 1 2, 2 2 4, तो 1:2 क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। धातु के तार में धारा प्रवाह हो रही है। यदि धारा का तापमान बढ़ाया जाए तो कौन सी राशियां बदलेंगी? उपयुक्त सभी राशियां बदल जाएंगी। न्यूटन का शीतलन नियम किसके सन्निकट नियम है? तो न्यूटन का जो शीतलन नियम है वो किसके नियम है? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एज एप्रोक्सीमेटली फॉल। तो न्यूटन का शीतलन नियम, तो सी से सा आ रहा, तो सी से हम इस पर क्या याद रखेंगे? सी से सा, तो सी से स्टीफन का नियम के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर को ट्रिक से याद रखेंगे। शीतलन नियम जो है स्टीफन नियम आ जाएगा। इसके बाद आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रोस्टेड अम्ल की भांति कार्य करता है? तो ब्रोस्टेड अम्ल की भांति जो कार्य करेगा उस पर क्या आ जाएगा? क्या क्वेश्चन बन जाएगा? क्वेश्चन बनेगा ये ब्रोस्टेड एसिड अम्ल, ठीक है। तो जो ब्रोस्टेड एसिड होते हैं वो H पॉजिटिव डोनर होते हैं। H पॉजिटिव क्या होते हैं? डोनर होते हैं। इस बात को याद रखा जाए। और क्या होता है इस पर? H पॉजिटिव डोनर या एसिड होते हैं। जो एसिड होंगे वो डोनर होते हैं। और बेस क्या होते हैं? बेस होते हैं H पॉजिटिव एक्सेप्टर। तो यहाँ पर प्रश्न में बोला है कि अम्ल क्या होते हैं? तो ये होते हैं निम्नलिखित में से अम्ल डोनर का काम कौन करेगा? तो जिसके अंदर प्लस आएगा वो देगा, तो इसको याद रखा जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? C3 सी पॉजिटिव ये हो जाएगा। एक ब्रोस्टेड अम्ल की भांति कार्य करेगा। सब न्यूट्रॉनिक किस में हो जाएंगे? तो न्यूट्रॉनों की संख्या किस में बराबर है? बी नंबर पर बराबर है। जो इसका ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा जो प्रकाशिक समवायिक यौगिक कौन सा होगा? प्रकाशिक समवायिक यौगिक जो है डोक्लोरोप्रोपिक एसिड हो जाएगा। डोक्लोरोप्रोपेनोइक एसिड जो है ये कौन सा हो जाएगा? तो यौगिक प्रकाशिक समय यही होगा 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। यदि द्रव्यमान लंबाई समय बजाय f वेग और काल t को मूल बीमा माना जाए तो रैखिक समय की बीमा क्या हो जाएगी? रैखिक समय की बीमा क्या? तो ये p बराबर mv हो जाएगा। तो ये हमको फोर्स मान लिया है, v को t मान लिया, तो ft आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन यद्यपि नाभिक के चक्र लगाता है किंतु उसके पथ की त्रिज्या स्थिर न होकर के एक अधिकतम व न्यूनतम मानों को मध्य परिवर्तित होती है। ऐसा प्रस्तावित किसने किया था? तो ऐसा प्रस्तावित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ऐसा बात बताए थे डेविड बोहर ने ही बताया था, ठीक है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस बॉक्स में प्रतिरोध किसके बने होते हैं? मैग्नीन के बने होते हैं। अणुओं के टक्कर के कारण ऊष्मा संचरण किस कारण होता है? तो ऊष्मा का जो संचरण होगा टक्कर में चालन कंडक्शन होता है। प्रवेशी क्षमता के अनुसार अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन होता है? तो गामा अधिक होगा, बीटा का अधिक होगा, फिर अल्फा आएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक दिए हुए यौगिक में हमेशा यथार्थ में वजन से समान अनुपात में तत्व होते हैं। यह अवधारणा संबंधित है किससे? तो यह अवधारणा किससे संबंधित है? तो इस अवधारणा को किसने दिया था? लॉ ऑफ द डेफिनिट प्रोपोर्शंस, ठीक है। एक दिए हुए यौगिक में हमेशा यथार्थ में वजन होते। एक गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ द एलिमेंट्स बाय वेट। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन यानी निश्चित अनुपात का नियम। नियत घनत्व P के एक ठोस गोले का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। केंद्र से r/2 दूरी पर स्थित बिंदु P तथा सतह के बीच गुरुत्वीय विभवांतर कितना होगा? Vp माइनस का Vp सतह याद रखा जाए 3gm/8r हो जाएगा। परमाणु में विविधकार ऊर्जा स्तर होती है, किसने बताया था?
तो हु एक्सपेरिमेंटल शोड द एटम्स हैज ए डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। तो इस बात को हमेशा किसने बताया था? इस बात को बताया था फ्रैंक। किसने बताया था? तो इसको 50 क्वेश्चन है। तो एटम्स आर डिस्क्रीट एनर्जी हम द फ्रैंक एंड हर्टज ने इसका आंसर दिया था। अब आज 50 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो पर होंगे। जिसको कोई सवाल क्वेश्चन न समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। धन्यवाद।